हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की हिंदी व्याकरण में हम प्रीवियस लेक्चर में वाच्य पढ़ रहे थे। वाच्य के भेद हमने पढ़े। तो देखिए, वाच्य को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले क्रिया के बारे में, क्रिया के दो भेद कर्म के आधार पर होते हैं, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। साथ में हम यहाँ पर कर्ता और कर्म के बारे में सीखेंगे। तो देखिए, आपको जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि क्रिया क्या होती है। किसी भी वाक्य में जो शब्द काम के होने का बोध कराता है उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे हमने कहा राम खेल रहा है, एक वाक्य में यहाँ लिखूं राम खेल रहा है। इसमें आपको चाहिए सबसे पहले क्रिया। क्रिया क्या होती है ना। तो क्रिया देखिए, जैसे राम खेल रहा है या खेलता है, ठीक है। तो क्या कहा हमने, क्रिया किसी भी वाक्य में जो शब्द किसी काम के होने का बोध कराता है उसे हम क्या कहेंगे, वो आपकी क्रिया है। अब देखिए यहाँ पर राम खेल रहा है, इसमें काम के होने का बोध ये शब्द करा रहा है, खेलता है, राम खेलता है, ये किसी काम होने का बोध हो रहा है। क्या काम हो रहा है, खेलने का काम हो रहा है। या हम लिखें राम पढ़ रहा है या रामू पढ़ रहा है। तीसरा वाक्य लिखूं मैं यहाँ पर, सीता गा रही है या गाती है, गा रही है, सीता गा रही है। रामू पढ़ रहा है, तो ये पढ़ रहा है शब्द क्रिया का बोध करा रहा है, क्योंकि ये काम को बता रहा है कि काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है, पढ़ने का काम हो रहा है, खेलने का काम हो रहा है और साथ में गाने का काम हो रहा है। तो खेलता है, पढ़ रहा है और साथ में गा रही है, ये सभी क्रिया को बताते हैं। क्या बताते हैं, क्रिया को बताते हैं। ठीक है, ये है आपकी क्रिया। किसी भी वाक्य में जो काम करने वाला होता है उसको कहा जाता है कर्ता। काम करने वाले को क्या कहा जाता है, कर्ता कहलाता है। और जो काम करता है उस पर तो काम का फर्क पड़ता ही है, उसका प्रभाव उस पर, कर्ता पर तो पड़ता ही है, क्रिया का प्रभाव कर्ता पर। लेकिन मैंने कहा यहाँ पर एक शब्द में कहूं, राम फल खा रहा है, फल खा रहा है। अब यहाँ पर भी काम हो रहा है, यहाँ पर भी काम हो रहा है। किसका काम, खाने का काम हो रहा है, ये सहायक क्रिया है इसके साथ। राम खा रहा है, क्या खा रहा है, फल खा रहा है। तो राम आपका कर्ता कहलाता है, राम यहाँ पर आपका कर्ता है, यहाँ सीता आपकी कर्ता है, यहाँ पर रामू आपका कर्ता है, ये कर्ता है, राम यहाँ पर आपका कर्ता है, क्योंकि ये काम कर रहा है। तो किसी वाक्य में काम करने वाले को कर्ता कहा जाता है। क्रिया का प्रभाव कर्ता के अलावा जब किसी अन्य पर पड़े तो वो आपका कर्म कहलाता है। अब देखिए, राम कर्ता हो गया, फल खा रहा है, ये खा रहा है, ये आपकी क्रिया हो गई। अब जब वो फल खाएगा, इस फल का खाने का प्रभाव फल पर भी पड़ेगा, ठीक है ना। इस खाने का प्रभाव फल पर भी पड़ेगा, तो ये फल आपका कर्म कहलाता है। तो हमने क्या क्या चीजें यहाँ पर सीखी, क्रिया क्या होता है, क्योंकि हमें वाक्य पढ़ने के लिए क्रिया पता होना चाहिए। क्रिया में भी आपको सकर्मक और अकर्मक क्रिया पता होना चाहिए। तो किसी वाक्य में जब काम का प्रभाव, क्रिया का प्रभाव कर्ता के अलावा किस पर पड़े, किसी अन्य पर पड़े, तो वो आपका कर्म कहलाता है। और जब वाक्य में कर्म हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें आपका कर्म भी है, तो इसको हम कहते हैं सकर्मक क्रिया, इसको कहेंगे सकर्मक क्रिया। इसको हम डिटेल में यदि नोट में पढ़ें तो देखिए, नोट में आप इस प्रकार से इसको पढ़ सकते हैं। देखिए, क्रिया
के दो भेद हैं, क्रिया के दो भेद हैं कर्म के आधार पर। एक तो आपका सकर्मक हो जाता है, दूसरा अकर्मक। ठीक है, एक तो सकर्मक और दूसरा आपका अकर्मक। सकर्मक क्रिया जैसे राम फल खा रहा है, ठीक है। अकर्मक राम रो रहा है, क्योंकि इसमें कर्म नहीं है, क्योंकि इसमें कर्म नहीं है इसलिए ये आपका अकर्मक कहलाता है। क्योंकि इसमें कर्म है, यहाँ पर कर्म है, यहाँ कर्म है, इसलिए ये सकर्मक कहलाता है। तो जिस वाक्य में आपको कर्म दिखे वो सकर्मक, और जिसमें आपको कर्म ना दिखे वो आपका अकर्मक कहलाता है। ठीक है, कर्म क्या होता है यहाँ से समझ लिया है। कर्ता जो किसी भी वाक्य में क्या कर रहा है, काम करने वाले को कर्ता कहा जाता है। तो इतनी कॉन्सेप्ट को आपने समझ लिया है। अब आगे देखिए यहाँ पर, ठीक है। अब वाच्य की हम बात करते हैं। ये तो हो गया है सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया और क्रिया। क्रिया क्या होता है, किसी भी वाक्य में काम करने वाले को क्रिया कहा जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ वाच्य पढ़ रहे हैं। हमारा टॉपिक है आज का वाच्य। वाच्य क्या होता है इसको समझ लेते हैं। चलिए, अब वाच्य क्या होता है इसको देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ क्या कहा है कि वाच्य का अर्थ होता है बोलने का विषय, कि बोलने का विषय क्या है। ठीक है, अतः क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। इस परिभाषा को आप लिख लेंगे। वाच्य का अर्थ क्या होता है, बोलने का विषय। बोलने का विषय क्या है, ये वाच्य कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि क्रिया के जिस रूप से, यानी कि क्रिया से आपको ये पता चले क्रिया किस प्रकार की है, क्रिया का मुख्य विषय है क्या, कर्ता है, कर्म है या भाव है। जैसे मैंने पत्र लिखा, मैंने पत्र लिखा, इसको आप यहाँ से नहीं समझेंगे, आगे इसको समझेंगे। मैंने पत्र लिखा, यह कविता उसके द्वारा लिखी गई है, इसको आप लिख लें। और मुझसे चला नहीं जाता है, इसको लिख लें, आगे समझने वाले हैं इसको किस प्रकार से कर्म, कर्ता और जो भाव है ये क्यों इसका विषय है, किस प्रकार से ये विषय है, इसको हम यहाँ समझेंगे। ठीक है, तो चलिए, अब यहाँ पर इतना लिखने के बाद आप लिखेंगे वाच्य के भेद। वाच्य के दो भेद हैं, ठीक है, कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य। पहला है कर्तृवाच्य और दूसरा है अकर्तृवाच्य। वाच्य के दो भेद हैं, कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य। अब देखिए पहला भेद कर्तृवाच्य क्या कहता है, कहीं कहीं आपको क्या दिया जाता है कि वाच्य के तीन भेद हैं, तीन भेद बताए जाते हैं, कहीं कहीं तीन भेद आपको बताए जाते हैं, वो गलत नहीं है। वहां पर आपको पहला भेद बताया जाता है कर्तृवाच्य, दूसरा भेद आपको बताया जाता है इसका कर्मवाच्य, और तीसरा भेद यहाँ पर इसको बताया जाता है भाववाच्य। अब यहाँ आप डाउट मत क्रिएट करिएगा, क्योंकि ये दोनों चीजें एक ही हैं। यहाँ आपको बताया है जो ये कर्मवाच्य और भाववाच्य है ना, ये अकर्तृवाच्य के ही भेद हैं। ठीक है, तो दो भेद बताएं या आपको इस प्रकार से बता दें तो वो एक ही बात है। और कहीं यहाँ आपको क्या बताया जाएगा, इसके तीन भेद हैं। सबसे पहला इसका कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, इस प्रकार से भी आपको बताया जाता है। तो
ये वही चीज है। ये दोनों आपका अकर्तृवाच्य के भेद हैं, अकर्तृवाच्य के ये भेद हैं। कौन? सब कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो इसके दो अलग से भेद होते हैं, जो आपका पहला कर्मवाच्य कहलाता है और यहाँ आपका भाववाच्य कहलाएगा। भाव और वाच्य लिखें यहाँ। तो इसके दो भेद हैं, इस प्रकार से लिखा जाता है। इसके तीन भेद तब बताए जाते हैं, किसी किसी किताब में आपको इस प्रकार से दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम दो भेद पढ़ रहे हैं, कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य। क्योंकि हमें अकर्तृवाच्य पढ़ना है तो इसके दो भेद आपको पढ़ने पड़ेंगे, भाव कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, तो इसमें आप डाउट मत क्रिएट करिएगा। तो कर्तृवाच्य क्या होता है? जब क्रिया का मुख्य विषय कर्ता हो। ठीक है, आपको यही लिखना है। ये मैं आपको समझा रही हूँ कि ये जो तीन भेद लिखे हैं वो उसी के उपभेद हैं। उसके आधार पर इसको कई बार किसी किसी किताब में आपको इस प्रकार से भी दिखेगा। ठीक है, जब क्रिया का मुख्य विषय कर्ता हो, अर्थात जब क्रिया का संबंध कर्म और भाव से न हो कर कर्ता से होता है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा, इस पर थोड़ा सा नजर डालेंगे की परिभाषा। हमने क्या कहा था कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय, और क्रिया का मुख्य विषय कर्ता, कर्म अथवा भाव है। ठीक है, उसे वाच्य कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कर्तृवाच्य में, कि जब क्रिया का मुख्य विषय क्या हो? कर्ता हो। तीन चीजें बताई थी कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता हो, कर्म हो या भाव हो। तो यहाँ पर जब कर्ता इसका मुख्य विषय हो, किसका? क्रिया का मुख्य विषय हो, अर्थात जब क्रिया का संबंध कर्म और भाव से ना हो, इन दोनों से यहाँ पर कोई संबंध नहीं होगा, किसका? क्रिया का से ना होकर कर्ता से होता है, तो वह वाच्य आपका क्या कहलाता है? कर्तृवाच्य कहलाता है। डेफिनेशन लिखने के बाद, परिभाषा लिखने के बाद जब हम उदाहरण को समझेंगे तो ज्यादा समझ में आता है। तो इसको आप लिख लें, यहाँ क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष भी कर्ता के अनुसार ही लगाए जाते हैं। ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर राम सोता है, राम सोता है। अब आप देख पा रहे हैं राम, मैं इसको थोड़ा दूर लिखूंगी, सोता है। इस वाक्य में आपके पास दो चीजें हैं। पहला, आपके पास कर्ता है राम, और सोता है, ये इस बात का बोध करा रहा है कि यहाँ पर काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है? सोने का काम हो रहा है। ठीक है, हमने यहाँ परिभाषा में क्या कहा? क्रिया का मुख्य विषय क्या हो? कर्ता हो। अब इसका क्या मतलब हुआ कि क्रिया का मुख्य विषय क्या हो? आपका कर्ता हो। तो राम यहाँ पर क्या है? आपका कर्ता है। राम आपका यहाँ कर्ता है। ठीक है, ये आपको पता है, राम एक तो आपका कर्ता है। राम के बारे में हमें और जानकारी लेनी है, राम और क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम राम के लिंग के बारे में जानेंगे। राम एक पुरुष है, एक व्यक्ति का नाम है, एक पुरुष का नाम है, एक मेल का नाम है। तो इसको हम क्या कहेंगे? ये आपका एक तो पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पर राम जो है आपका किस वचन में आ रहा है? राम यहाँ पर आपका, चलिए, राम कितने लोग, यहाँ पर राम जो है लिंग क्या है? लिंग इसका पुल्लिंग है। साथ में राम एक वचन में है। किसमें है? एक वचन में है। अब परिभाषा ने क्या कहा कि जब क्रिया का मुख्य विषय कर्ता हो, ये पुल्लिंग में था, एक वचन में था। अब क्रिया है आपका सोता है। सोता है से आपको क्या पता चलता है? सोता है हम किसके लिए करते हैं प्रयोग? सबसे पहले हम लिंग की बात करें तो ये यहाँ पर आपका पुल्लिंग को दर्शाता है। सोता है, अगर ये स्त्रीलिंग होता तो हम क्या लिखते? सोती है। ठीक है, अगर ये स्त्रीलिंग होती तो आप इसको क्या लिखते? सोती है। तो सोता है किस चीज को बताता है? इसके लिंग को बताता है कि ये पुल्लिंग में है। साथ में ये जो है इसके वचन के बारे में यदि हम पता करें, सोता है तो ये एक वचन की बात करता है। क्यों एक वचन? अगर ये बहुवचन होता, दो वचन होते हैं जिसको आपने पढ़ लिया है, अगर ये बहुवचन होता तो ये क्या होता? सोते हैं। ठीक है, तो क्रिया से आपको क्या पता चला? सबसे पहले ये पुल्लिंग है और ये एक वचन है। अब जरा कर्ता और
क्रिया को देखें, ये आपकी क्रिया है और ये आपका कर्ता है। राम सोता है, राम कर्ता है, कर्ता के आधार पर कर्ता जैसा है वैसा ही क्रिया है। क्या कहा था, क्रिया का मुख्य जो विषय है वो कर्ता हो। तो देखो राम पुल्लिंग था, ये भी पुल्लिंग है, राम एक वचन था तो आपका जो क्रिया है वो भी एक वचन है। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं कि क्रिया का जो संबंध है, क्योंकि यहाँ पर ये जो क्रिया है ये सोता है, जिसका लिंग कर्ता के आधार पर है, इसका वचन किसके, कर्ता के आधार पर है, तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर क्रिया का मुख्य संबंध कर्ता से है, यानी कि क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के अनुसार लगाए गए हैं। ठीक है, जो कर्ता है, जो क्रिया है, उसका लिंग और वचन हमने किसके आधार पर लगाया है, जैसा कर्ता था वैसा ही क्रिया भी है। तो यहाँ पर जैसा कर्ता है, कर्ता का जो लिंग है वही आपकी क्रिया का लिंग है, कर्ता का जो वचन है वही आपके किसका, क्रिया का भी वचन है। तो ये इसके आधार पर ही परिवर्तित हुआ है या लगाया गया है, ये हम इसको कह सकते हैं। इसी प्रकार से बच्चा खेलता है, तो बच्चा एक होगा। ठीक है, तो एक बच्चे के लिए हमने एक वचन, और ये यहाँ पर पुल्लिंग की बात, खेलता है तो ये बच्चे के लिए बात हुई है, तो यहाँ पर खेलता है यानी कि ये किस पर। अब इसमें मैं एक और उदाहरण ले लेती हूँ अपनी तरफ से। चलिए, राधा राधा गाती है, राधा गाती है। अभी आपका जो ये वाक्य है ये परफेक्ट है, राधा गाती है। ठीक है, अब हम इसको क्या कहेंगे, ये आपका क्या है, कर्तृवाच्य है। क्यों कहेंगे, देखो ये राधा आपकी स्त्रीलिंग है, सबसे पहले ये लिंग स्त्रीलिंग है, दूसरा ये एक वचन में है। अब क्रिया को देखें, गाने का काम हुआ है, ये पूरा क्रिया है आपका, तो गाने का यहाँ पर काम हुआ है। तो देखिए गाती है, ये सबसे पहले तो आपका स्त्रीलिंग की बात कर रहा है, और दूसरी बात यहाँ पर ये एक वचन में है, तो ये आपका कर्तृवाच्य है, क्योंकि जैसा कर्म है, जैसा कर्ता है वैसी ही क्रिया भी है, वैसी ही क्रिया भी है। तो क्रिया किसके आधार पर है, यहाँ कर्ता के आधार पर है। अगर मैं यहाँ लिखूं राधा गाता है तो वाक्य आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, और क्यों गाता है लिखूं तो ये आपका गलत हो जाएगा आप वाक्य, क्योंकि राधा तो आपकी लड़की है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका जो क्रिया है वो किसके आधार पर परिवर्तित हुआ है, उसके कर्ता के आधार पर क्रिया परिवर्तित हुई है। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये आपका कर्तृवाच्य कहलाएगा। ठीक है ना, तो इसको आप नोट करें। अब आप इसकी परिभाषा देखिए, ये जो चीजें मैंने यहाँ लिखाई हैं ये चीजें आप समझाने के लिए यहाँ पर लिखाया था। ठीक है, अब आप क्या करें, इसकी परिभाषा लिखें, कर्तृवाच्य की परिभाषा लिखें, साथ में कुछ उदाहरण यहाँ लिखें और उसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक आप इसको समझेंगे नहीं, रट करके आप इसको कर नहीं पाएंगे, इसके वाच्य को आप परिवर्तित नहीं कर पाएंगे। तो समझना जरूरी है कि कर्ता क्या है, क्योंकि देखिए सबसे पहले वाच्य को समझने के लिए आपको क्रिया पता होना चाहिए, कर्म पता होना चाहिए, कर्ता पता होना चाहिए, तब जाकर के आप वाच्य को समझेंगे। ठीक है, तो कर्ता किस आधार पर लगाई जाती, क्रिया किस आधार पर लगाई जाती है, कर्ता के आधार पर, तब वहां पर आपका कर्तृवाच्य कहलाता है। ठीक है, चलिए इसको आप लिखें और नोट करें। देखिए पहला कर्तृवाच्य है। अब दूसरा भेद हमने क्या कहा, अकर्तृवाच्य, और अकर्तृवाच्य के भी हमने दो उपभेद बताए, जिसमें पहला कर्मवाच्य है और दूसरा आपका भाववाच्य है। चलिए इसको समझ लेते हैं। तो देखिए अकर्तृवाच्य देखिए क्या होता है, इसको पहले समझ ले, इसको लिखें और फिर हम इसके दो अन्य भेदों को भी समझ पाएंगे और जान पाएंगे। तो अकर्तृवाच्य जिन वाक्यों में कर्ता गौण होता है या लुप्त होता है, गौण का यानी उसकी जो है प्रधानता नहीं होती है,
तो जहां पर देखिए कर्तृवाच्य में कर्ता क्या था, प्रधान था, उसी के आधार पर क्रिया आपकी क्या हो रही है, लगाई जा रही थी। जैसा उसका लिंग, वचन और पुरुष है, वैसे ही क्रिया का हमने लिंग भी लगाया, उसका वचन भी उसी प्रकार से लगाया जैसे कर्ता का था। अब यहाँ पर कर्ता का वो रोल नहीं है। अब कर्ता यहाँ पर या तो लुप्त रहेगा, यानी कि आपको कर्ता दिखेगा ही नहीं, और दिखेगा भी तो वो गौण रहेगा, उसका क्रिया से संबंध यहाँ पर नहीं होगा। इसका मतलब ये है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अकर्तृवाच्य कहते हैं। इसके भी दो भेद हैं, ऊपर भी बता चुकी हूँ, इसके दो भेद हैं, पहला कर्मवाच्य और दूसरा भाववाच्य। तो कहीं कहीं आपको बताया था तीन जो है भेद लेके जाते हैं, तो वो इसी आधार पर है, अकर्तृ के जो दो भेद हैं उनके बारे में बताया जाता है वहां पर। ठीक है, तो चलिए इतना लिखें और फिर हम जानते हैं कर्मवाच्य क्या होता है। तो चलिए, पहला है यहाँ कर्मवाच्य। अब देखिए कर्मवाच्य क्या कहा गया है कि जब क्रिया का विषय कर्ता न होकर कर्म हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर कहा गया था कि कर्ता जो है यहाँ पर गौण होता है या लुप्त होता है, तो यहाँ पर आपका कर्ता जो क्रिया का विषय है वो कर्ता नहीं होकर के क्या होना चाहिए, कर्म। अब नाम में क्या लिखा है, कर्मवाच्य। तो क्रिया का जो विषय होगा, विषय का मतलब क्या है कि जैसा कर्म होगा, कर्म का जो लिंग होगा वही क्रिया का लिंग होगा, या उसका वचन जो होगा वही आपकी क्रिया का भी वचन होगा। यही यहाँ पर कहा गया है। यहाँ कर्ता के बाद से अथवा द्वारा का प्रयोग किया जाता है। क्रिया के लिंग और वचन भी जो है कर्म के अनुसार ही लगाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब चीजें यहाँ से परिभाषा से पढ़ने से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होता है, इसको यहाँ पर उदाहरण से समझेंगे। देखिए, लड़के द्वारा पत्र लिखा जाता है। ठीक है, लड़के द्वारा पत्र लिखा जाता है। ठीक है, तो किसने पत्र लिखा, लड़के ने। ठीक है, इसको यदि आप यहां से कर्मवाच्य को मैं यहाँ पर आपको बता दूं, यह कहानी मेरे द्वारा लिखी गई है। तो सबसे पहले देखिए कहानी यहाँ पर क्या है, काम करने वाला कौन है इस वाक्य में, यह कहानी मेरे द्वारा लिखी गई है। तो मेरे द्वारा यानी काम करने वाला मेरे शब्द है, क्योंकि मैंने काम किया है। मैंने मतलब इस वाक्य के संदर्भ में कह रही हूँ कि यह कहानी मेरे द्वारा लिखी गई है, तो मेरे शब्द यहाँ पर कर्ता है। ठीक है, अब देखिए द्वारा लिखी गई है, द्वारा लिखी गई है, तो ये जो लिखी गई शब्द है ये क्रिया को बताता है। अब यहाँ पर देखिए लिखी गई है। ठीक है, तो कहानी जो है सबसे पहले तो यह आपका एक वचन में है, दूसरा ये आपका स्त्रीलिंग में है। ठीक है, मेरे शब्द यहाँ पर पुल्लिंग को बताता है, और जो क्रिया है वो एक वचन और स्त्रीलिंग में है। तो क्रिया किसके आधार पर यहाँ पर लिखी गई है, कर्म के आधार पर, क्योंकि कहानी यहाँ पर कर्म है। कर्म का वचन एक वचन, कर्म का लिंग स्त्रीलिंग, तो यहाँ पर क्रिया आपका किसके आधार पर है, ये आपका कर्म के आधार पर है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि ये आपका कर्मवाच्य है, ये आपका क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। दूसरा देखिए, मालिन द्वारा हार बनाया जाता है। मालिन द्वारा हार बनाया जाता है। हार बनाने वाला कौन है, काम करने वाला मालिन है, तो यहाँ पर कर्ता आपका ये है, और ये एक वचन और स्त्रीलिंग में है क्योंकि मालिन है। द्वारा हार क्या बनाया जाता है, हार बनाया जाता है। हार आपका एक तो एक वचन में है और ये पुल्लिंग में है। बनाया जाता है ये आपका क्रिया है, और ये क्या बता रहा है, एक वचन और पुल्लिंग को। ठीक है, जाता है एक वचन। ठीक है, बहुत सारे होते तो जाते हैं, तो एक वचन और जाता है ये पुल्लिंग को बताता है। एक वचन और पुल्लिंग में कौन कौन से हैं, सबसे पहले यहाँ पर आपका कर्म है। आप कर्ता की बात करें, कर्ता यहाँ एक वचन और स्त्रीलिंग में है, लेकिन ये आपका कर्मवाच्य है। तो ये जो है इसकी जो क्रिया है वो किसके आधार पर होगी, वो कर्म के आधार पर होगी।
तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, कर्म वाच्य हो जाएगा। जब तक आपने कर्म वाच्य, कर्तृवाच्य, भाववाच्य के कॉन्सेप्ट को नहीं जाना तो फिर आप वाच्य को परिवर्तित करने में आपको कठिनाई हो सकती है। तो इसको आप जल्दी से नोट करें। तो यहाँ इन दोनों वाक्यों में आपको क्या दिखा कि जो वाक्य है, क्रिया का जो प्रयोग है वो कर्ता के अनुसार न होकर के इसमें कर्म के अनुसार हुआ है, अतः ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका कर्म वाच्य आपका कहलाएगा। ठीक है, चलिए अन्य उदाहरण देखिए। मोहन द्वारा लेख लिखा जाता है। मोहन द्वारा लेख लिखा जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ मोहन क्या है, आपका कर्ता है। क्या लिखा जाता है, लेख, और ये आपका लिखा जाता है, ये आपका क्रिया है। तो देखो लेख आपका एक वचन में है और साथ में ये पुल्लिंग में है, तो ये आपका क्रिया भी आपका क्या है, एक वचन और पुल्लिंग में है। ठीक है, हलवाई द्वारा मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। ठीक है, तो क्या बनाई जाती है, मिठाइयाँ। तो यहाँ पर कर्म क्या है, कर्म आपकी मिठाइयाँ हैं। ठीक है, तो मिठाइयाँ बहुवचन में है, हलवाई द्वारा। ठीक है, तो देखो ये तो कर्ता हो गया, इसके अनुसार नहीं, यहाँ पर कर्म के अनुसार, ये कर्म है, क्या बनाया गया, मिठाई, और ये आपका बहुवचन में है, तो बनाई जाती हैं शब्द बहुवचन को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर हैं शब्द बहुवचन को बता रहा है। ठीक है ना। चित्रकार द्वारा चित्र बनाया जाता है। चित्रकार ये करता है, इसके द्वारा काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है, चित्र बनाने का, तो ये कर्म है, एक वचन और आपका पुल्लिंग में है। तो यहाँ पर देखो बनाया जाता है, तो ये आपका एक वचन और पुल्लिंग में आ गया। ठीक है, तो कर्म के आधार पर क्रिया आपकी क्या हो रही है, प्रयोग की जा रही है। रूपाली द्वारा कढ़ाई की जाती है। रूपाली द्वारा कढ़ाई की जाती है। रूपाली करता है, ये मत सोचिए कि यहाँ पर जाती है इसके आधार पर, कढ़ाई भी आपकी स्त्रीलिंग को प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पर ये एक वचन और स्त्रीलिंग में है आपका कर्म, कढ़ाई कर्म है, क्योंकि हमने किस पर काम किया है, कढ़ाई पर, कढ़ाई की जाती है, क्या की जा रही है, कर्म, कढ़ाई की जा रही है, और इसी के आधार पर यहाँ पर क्रिया प्रयोग हुई है। तो कढ़ाई आपकी स्त्रीलिंग में है। ठीक है ना, और इसी के आधार पर, रूपाली के आधार पर नहीं बल्कि यहाँ कढ़ाई के आधार पर क्या किया गया है, इसके क्रिया का प्रयोग किया गया है। तो जल्दी से इन उदाहरणों को भी लिखें। कुछ चीजें यहाँ पर पॉइंट एक दो आप यहाँ पर इसको नोट करें कि कर्म वाच्य में कर्म उपस्थित रहता है और क्रिया आपकी सकर्मक होती है। सकर्मक क्रिया आप जानते हैं। ठीक है, कर्म वाच्य के वाक्यों में प्रायः क्रिया जो है जा का रूप किया जाता है। ठीक है, ठीक है। अब इस कर्म वाच्य को और डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में, और भाववाच्य हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।